नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय राजदूत से की है बदसलूकी और सिख समुदाय के लोगों ने अलगाववादियों को गुरुद्वारे से बाहर खदेड़ा। राजदूत तरनजीत सिंह गुरु परब पर न्यूयॉर्क के हिक्स बिली गुरुद्वारा पहुंचे थे, उसी समय हुई है उनके साथ ही घटना। और खालिस्तानियों ने संधू पर निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। और आप दिख रहे हैं कि इसी वजह से कनाडा से भी भारत की बहुत बुरे दौर से एक तरह से रिश्ते गुजर रहे हैं। देव दिवाली पर आप देखिए जगमगाई हुई काशी। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के गंगा घाटों पर जले आस्था के लाखों दीपक। और दशाश्वमेध घाट पर गंगा महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रवाद की दिखी झलक। हर हर शंभो का घोष करते शानदार क्रैकर शो ने लोगों को किया मुग्ध। करीब 8 किलोमीटर तक अनवरत लाखों दिए से सजे गंगा घाट देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े लोग। और काशी बनारस की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में आप लोग देखते हैं ना, लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, दिल्ली से। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। और उत्तर प्रदेश में देखिए विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और अगर आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखेंगे ना, तो अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश से निकल के आए हुए हैं। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री बनारस से ही तो आप देखते हैं कि लोकसभा सदस्य हैं वो। ये शाह को हत्यारा कहने के मामले में राहुल गांधी पर चलेगा मानहानि का केस। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। 16 दिसंबर को सुनवाई पर उपस्थित रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। विधानसभा चुनाव में राहुल ने की थी टिप्पणी, दोष सिद्ध होने पर 2 वर्ष का कारावास संभव है। और अभी आप देखते हैं इनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। एक आप देखते हैं मोदी सरनेम को लेकर इन्होंने टिप्पणी की थी, बाद में अभी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई हुई है। तो मानहानि कहने का मतलब होता है कि आप कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं और किसी की छवि धूमिल होती है, उसकी छवि को नुकसान होता है, तो वो मानहानि का केस आप पर दर्ज कर सकता है। ये बीआरएस को झटका, रायतू बंधु स्कीम पर रोक। राज्य सरकार की ओर से शर्तें तोड़ने पर चुनाव आयोग ने अनुमति वापस ली। और सरकार ने किसानों के खातों में किस्त जारी करने के लिए मांगी थी अनुमति। ये आप देखिए किसानों के खाते में भेजा जाने थे 10,000 रुपये। ये तेलंगाना की बात हो रही है। और जो आप देखते हैं कि किसानों के लिए पैसे देने की बात है ना, उसी की। और आप देखिए तेलंगाना में चुनाव भी है आपका, विधानसभा चुनाव है ना तेलंगाना में भी। देखिए तेलंगाना ये आपको देखने को मिलेगा, हैदराबाद इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे आप लोग चुनाव आयोग भी कह देते हैं। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। इसका सचिवालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे सुकुमार सेन थे। इजराइल हमास के बीच 2 दिन के लिए बड़ा युद्ध विराम। ये आप देख रहे हैं कि यरूशलेम इसकी राजधानी इजराइल की। और इसके बारे में हम लोगों ने एक क्लास ली हुई, सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उससे जरूर देखिएगा। ये बिहार के स्कूलों में जन्माष्टमी और शिवरात्रि की छुट्टी खत्म। और शिक्षण संस्थानों में ड्रग्स आपूर्ति करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, ये आप देखेंगे। महात्मा गांधी महापुरुष और पीएम मोदी युग पुरुष। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले, गांधी ने आज़ादी दिलाई, मोदी ने मंजिल से मिलाया। बिहार में 65% आरक्षण को पटना हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। याचिका को सूचीबद्ध करने से पहले एक प्रति महाधिवक्ता के कार्यालय भी भेजी गई। संख्या के आधार पर आरक्षण का विस्तार संविधान विरोधी है। और इंदिरा साहनी केस आप लोग सुनते रहते हैं, उसका हवाला दिया जाता है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए 65-75% जाने की बात हो रही है। कहाँ? आप देखेंगे कि बिहार में, कई राज्यों में। अब कोर्ट क्या फैसला लेता है उस पर देखने लायक होगा। बाकी आप देख रहे हैं कि जो सुरंग में फंसे हैं 41 लोग, अभी भी वहां चल ही रहा है काम। अभी नहीं आप देखते हैं कि निकाले जा पाए वो लोग। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। एक तो दिल्ली आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वायु प्रदूषण के कारण, ये भी आप देखते हैं।
बाकी आप देखते हैं कि आपका भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था ना, उसी में आप देखते हैं लोग उमड़ रहे हैं। कानूनी सहायता सेवा बढ़ाने में प्रगति जरूरी है, सीजीआई कह रहे हैं। न्याय तक पहुंच केवल फैसलों में जनहितैषी न्याय शास्त्र से नहीं हो सकती, बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी है। कानूनी सहायता तक पहुंच पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ है ना, तो उसी में हमारे मुख्य न्यायाधीश साहब कह रहे हैं। और देखिए हमारी न्यायपालिका पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लंबी प्रक्रिया आप देखते हैं, खर्चीली, इसलिए मणिपुर को तोड़ने की कोशिश कर रही कुछ ताकतें। बीरेन सिंह कह रहे हैं, आप देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, और आपने देखा यहाँ जातीय हिंसा फैली हुई है। सेना खरीदने जा रही है 200 नए माउंटेड हॉवित्जर तोपें। ये मार्च तक MQ-9B प्रीडेटर डॉन सऊदी को अंतिम रूप दे सकता है अमेरिका और भारत। सेना जल्दी जारी कर रही है निविदा, मेक इन इंडिया के तहत होगी खरीद। 400 नई टाउड तोपों की खरीदी को मंजूरी देने पर भी विचार किया जा रहा है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और आप देखिए अगले कुछ सप्ताहों में अमेरिकी कांग्रेस से आपूर्ति को मंजूरी मिलने की संभावना है। 31 डॉन की होगी खरीद, 3 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च आने का अनुमान है। और हमारे पड़ोसी अगर पाकिस्तान हो और चाइना जैसे हो तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। घबराए नहीं निवेशक, मोदी अच्छे बहुमत से सत्ता में वापस आएंगे, ये आप देखिए सीतारमण कह रही हैं, वित्त मंत्री साहिबा है हमारी। आयोग के पास हो कानून उल्लंघन पर दलों के पंजीकरण रद्द करने की शक्ति, याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की लिखित दलील। और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में आज होगी इस मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई कि चुनाव आयोग के पास पंजीकरण के अनिवार्य शर्तों कानूनी के उल्लंघन के मामले में किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए चुनाव आयोग के पास, ये कहा जा रहा है। लंपी रोग को रोकने के उपाय में से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। ये मवेशियों को आप देखते हैं कि जो गांठदार लंपी त्वचा रोग था ना, उसी की, इससे बहुत सारे पशुओं की डेथ भी हुई है। कैट की नैनीताल बेंच ने IFS संजीव के मामले में सुनवाई से खुद को किया अलग। रजिस्ट्री को कैट चेयरमैन के समक्ष अन्य 2 मामलों में सौंपने के निर्देश, हाईकोर्ट पहुंचे चतुर्वेदी। ये मामला क्या था, दरअसल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति की ओर से केंद्र में संयुक्त सचिव स्तर पर काम करने के लिए संजीव के नाम के पैनल को अनुमोदन में नहीं करने, अपने मूल्यांकन और 360 डिग्री मूल्यांकन नियमों की प्रति तलब करने के लिए IFS चतुर्वेदी ने कैट में याचिका दायर की थी। इधर संजीव ने कैट रजिस्ट्री में प्राप्त मुहर लगे दस्तावेज कोर्ट में पेश कर बताया था कि उनका प्रतिवेदन 3 अक्टूबर को ही रजिस्ट्री को प्राप्त हो गया था, जहां से इसे इस मामले की फाइल में लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। यह प्रकरण इसलिए चर्चा में आया क्योंकि केंद्र ने शपथ पत्र देकर बताया था कि 360 डिग्री अप्रेजल की व्यवस्था ही भारत सरकार में नहीं है, और नवंबर में आप देखिए नवंबर में ही सरकार में काम करने के लिए पैनल को केंद्र ने खारिज कर दिया था। इसमें विदेशी कंपनी के विरुद्ध आर्बिट्रेशन अवार्ड पर रोक लगाने से इनकार। आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट कोर्ट ने विदेशी से संबंधित आर्बिट्रेशन अवार्ड मध्यस्थ निर्णय पर बिना शर्त रोक लगाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि ऐसा तभी किया जा सकता है जब प्रथम दृष्टया लगे कि आर्बिट्रेशन अवार्ड देने में धोखाधड़ी हुई है। कैन बेतवा परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम। इस परियोजना से आप देखिए 10.6 लाख हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुविधा होगी उपलब्ध। 60 लाख से अधिक लोगों को पेयजल भी मिलना होगा आसान। मध्य प्रदेश में वन विभाग ने पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के जमीन का किया इंतजाम। जल शक्ति मंत्रालय को भरोसा 44,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का रास्ता साफ होगा। और आप देखते हैं कि बुंदेलखंड में खासकर फायदा मिलेगा बड़ा इससे, तो उसी की बात हो रही है। साक्ष्य विश्वसनीय हो तो स्कूल प्रमाण पत्र की जन्मतिथि को दे सकते हैं चुनौती, ये हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। बाकी आप देखिए ये राजनीति की खबरें चल रही हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है क्योंकि चुनाव है। और आप देखते हैं कि चुनाव है तो फिर आप सभी जानते हैं कि नेता अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। चीतों के आंगन में उत्सव, 17 से चीता सफाई भी संभव। ऐसे ये आप देखिए कूनो फॉरेस्ट फेस्टिवल 17 से 23 दिसंबर तक जंगल में तैयार हो रहे हैं टेंट सिटी को कोई भी करा सकता है बुकिंग। और आप देखते हैं कि जो चीते लाए गए थे ना कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश में, उसी की बात हो रही है।
ये चंडीगढ़ बॉर्डर पर जुटे हजारों आंदोलन किसान पंजाब हरियाणा के किसानों की बढ़ती संख्या से सांसद में दोनों राज्य की सरकारें। ये आप देखिए, राकेश टिकैत भी आप लोग देख रहे हैं। और एमएसपी सहित अन्य मांग को लेकर आप देख रहे हैं कि ये बातें हो रही हैं। एमएसपी कहने का मतलब होता है कि कम से कम हमारी फसल का इतना दाम तो आप दीजिए, किसान ये कहते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखिए उस पर कानून बन जाना चाहिए। अभी एमएसपी की बात तो होती लेकिन कानून नहीं है, तो आप देखते हैं बिचौलिए मनभाव खरीदते हैं, तो उसी को लेकर बातें होती हैं। लंबे समय तक आप देखते हैं पहले भी आंदोलन चलता रहा। शोध क्षेत्र को नया आयाम देगा कम कीमत वाला फिल्टर। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने किया महत्वपूर्ण नवोन्मेष। अच्छी बात है। ये आज़ादी के बाद पहली बार बिजली ग्रिड से जुड़ी गुरेज घाटी। अब तक डीजल जनरेटर से बिजली की आपूर्ति की जाती थी। बिजली निगम इंटरनेट मीडिया एक्ट का साझा की खुशखबरी। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरेज घाटी के लिए इस दिन को ऐतिहासिक बताया। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। ये आप देखिए जम्मू कश्मीर है, इसकी सीमा लद्दाख हिमाचल प्रदेश पंजाब से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है ना। लेकिन याद रखिए 370 पूरी तरह से नहीं हटा है, 35 से हट चुका है, उसकी भी अपनी कहानी है। ये आप देखते हैं कि आपका संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। एक सामान्य जानकारी मिलती है, आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं वहां भी आपको मदद मिलती है यहाँ से। लोकतांत्रिक मूल्यों को खुली चुनौती। ये आप देखिए हर वर्ष की तरह इस बार भी दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक मानकों को पार कर गया। 10 वर्ष पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ द्वारा दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किए जाने के बाद से राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति साल दर साल बद से बदतर होती गई है। इस वर्ष दिल्ली में वायु प्रदूषण डब्ल्यूएचओ द्वारा सुरक्षित माने गए मानकों से 900 गुना खराब स्तर पर पहुंच गया है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोध के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह दिल्ली वासियों की उम्र को औसतन 11 से 12 साल तक कम कर सकती है। लगातार कायम खतरनाक प्रदूषण के कारण विदेशी दूतावास और उच्चायोग अपने राजनयिकों की संख्या कम करने पर विचार कर रही है। कई दूतावासों ने तो राजनयिकों को अपने बच्चे भारत न लाने की सलाह भी दी है। और डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। अध्ययन बताते हैं कि यदि वाहनों से निकला धुआं इस प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है तो खेतों में जलती पराली सर्दियों की शुरुआत में आकस्मिक प्रदूषण वृद्धि की एक तत्कालिक वजह है। वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत पराली जलाना अपराध है। हवा को विषैला बनाने में पराली की भूमिका को देखते हुए एनजीटी ने 2015 में अलग से आदेश पारित कर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाई हुई है। साथ ही आप देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने की रोकथाम के लिए इन सभी राज्यों को विशेष टास्क फोर्स बनाने का आदेश भी दिया। अन्य राज्यों में रोकथाम के कुछ प्रयास हुए, परंतु पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बजाय और बढ़ी हैं। 5 नवंबर को एक ही दिन में ऐसी 3000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गई थी। और देखिए अगर हम लोग एनजीटी की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है ना, 28 जनवरी 1950 में हुई थी। पंजाब में पराली जलाने की समस्या के लिए मुआवजे से लेकर गैर बासमती धान की उपज जैसे तमाम कारण गिनाए गए हैं, परंतु ये कारण इस बात की अनदेखी करते हैं कि चाहे गेहूं हो या फिर धान हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर सरकारी खरीद का सबसे बड़ा लाभार्थी भी पंजाब ही है। तमाम कारणों को मानने के बावजूद इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि पराली ना रोक पाने का बड़ा कारण सरकारी ढील भी है। कभी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली दहन को जिम्मेदार ठहराने वाली आम आदमी पार्टी यानी कि आपको भी ही पंजाब सरकार अब सर्वोच्च न्यायालय में किसानों पर कार्रवाई करने में असमर्थता जता चुकी है। किसानों से सहानुभूति अच्छी बात है, परंतु इस समूह को कानून तोड़ने की खुली छूट संविधान एक दायित्व की सीधी सीधी अवहेलना है। आम आदमी पार्टी की असहज स्थिति को देख आशा के अनुरूप भाजपा और कांग्रेस दोनों हमलावर है। पंजाब में पराली दहन पर शासकीय विफलता दलगत राजनीति से परे ऐसी विकराल समस्या बन गई है कि जिससे चुनावी लोकतंत्र संगठित समूहों के सामने असहाय बनकर खड़ा है। प्रदूषण से उत्पन्न खतरनाक स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे अरुण मिश्रा ने 2019 में कुंठित होकर कहा था कि इससे तो अच्छा है कि विस्फोटक लगाकर सभी को मार दिया जाए। यह गंभीर चिंता की बात है। प्रदूषण के कारण करोड़ों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित है, लेकिन चुनावी राजनीति के चलते सरकारें पराली जलाने पर किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं
नहीं करना चाहती। निरंकुश पराली दहन विधि आधारित शासन व्यवस्था को सरकारी उदासीनता के कारण मिली कोई पराली चुनौती नहीं है। दशकों से बना हुआ कावेरी जल विवाद, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की तय सीमा से ऊपर आरक्षण के प्रस्ताव, राजनीतिक दलों द्वारा मजहबी आधार पर आरक्षण का बार बार ऐलान, कृषि सुधार कानूनों का वापस लिया जाना, ऐसे अन्य उदाहरण हैं जिनमें सरकार या तो संगठित समूहों के सामने मजबूर नजर आई या फिर वोटों के खातिर उन्हें उकसाती दिखती है। यह खतरनाक प्रकृति लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलती आप देखते हैं कि नजर आ रही है। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति में फर्क सिर्फ इतना है कि कोई ऐसी स्थितियों का निर्माण करता दिख रहा है तो कोई अन्य इन परिस्थितियों के सामने बेबस और लाचार है। चुनावी लोकतंत्र की यह कमजोरी न सिर्फ शासन के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, बल्कि न्याय और निष्पक्षता की उस विधि सम्मत व्यवस्था को भी धाता बताती है जो लोकतंत्र का मूल आत्मा है। भीड़तंत्र को प्रश्रय देने के शर्मनाक उदाहरण राज्य विधानसभाओं के पटल तक पहुंच चुके हैं। चाहे केरल विधानसभा द्वारा कोयम्बटूर बम विस्फोट में वांछित अब्दुल नसीर मदनी की रिहाई के लिए आप देखते हैं कि पारित प्रस्ताव हो, या तमाम राज्यों की विधानसभाओं द्वारा नागरिकता संशोधन कानून एवं कृषि कानूनों के खिलाफ पारित संकल्प हो, इन कितों ने कानून के राज की बेशर्मी से धज्जियां उड़ाई। पंजाब में भी कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिली। चाहे पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट के तहत अन्य राज्यों के साथ पूर्व में किए गए जल बंटवारे समझौते को एक तरफा तरीके से रद्द करना हो, या फिर मुख्तार अंसारी का कानूनी प्रक्रिया से बचाव पंजाब सरकार का एक रिकॉर्ड खासा चिंताजनक रहा है। कानून, संविधान और चुनाव से ऊपर रह उठकर लोकतांत्रिक नैतिकता की कसौटी का विषय है। लोकतंत्र की कल्पना इस मान्यता पर आधारित है कि जन जन की नैतिकता एक व्यक्ति या फिर छोटे समूह की तानाशाही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाएगी, परंतु यदि सत्ता प्राप्ति के संगठित समूहों की निरंकुशता को बढ़ावा दिया जाता तो यह भी लोकतंत्र की हार है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों का अवमूल्यन होता है। और दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के बावजूद आप देखिए पंजाब सरकार का नकारापन दिखाता है कि चुनावी गणित लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार कर चुका है। ऐसे बुद्धिजीवियों और न्यायविदों और नागरिक समाज को चाहिए कि प्रदूषण का संज्ञान लेने के अलावा यह विचार भी किया जाना जाए कि चुनावी लोहावनवाद भारतीय लोकतंत्र को किस संकट की ओर ले जा रहा है। और इस पर विचार करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह लोहावनवाद कानून के शासन को खुली चुनौती दे रहा है। लेखक इंडिया अकादमी के सदस्य हैं और वरिष्ठ स्तंभकार हैं, इनका नाम है विकास सारस्वत के द्वारा लिखा गया। और देखिए, किसानों को कोई भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती, ये आप भी जानते हैं। कट्टरता का पोषण करते शिक्षा संस्थान, विभिन्न स्तरों पर बढ़ती वैश्विक साझेदारी के वर्तमान दौर में समावेशी एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का महत्व और बढ़ा है। संप्रति कोई भी समाज एक दूसरे से कटकर नहीं रह सकता है और न ही एक दूसरे के प्रति घृणा की सीमा तक कटुता एवं कट्टरता को पाले रख सकता है। पृथक पहचान की जिद में भिन्न भिन्न सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति पाई जाने वाली कबीलाई या फिर मध्ययुगीन कट्टरता के लिए आज के विश्व में कोई स्थान नहीं है। ऐसे में देश दुनिया की शिक्षण संस्थानों का यह विशेष दायित्व बनता है कि वे भूलकर भी हिंसा, घृणा, आतंक एवं कट्टरता को बढ़ावा देने वाले विचारों को प्रसार एवं प्रोत्साहन न दें, बल्कि उन्हें एक ऐसे शैक्षणिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की रचना करनी चाहिए जिसमें संवाद, सहयोग, समन्वय और बहुलतावाद को सहज एवं स्वाभाविक रूप से गति बल मिले। यह दुर्भाग्यपूर्ण है एवं चिंताजनक है कि पिछले दिनों भारत समेत पूरी दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में आतंकी संगठन हमास के समर्थन में नारे लगाए गए और पोस्टर बैनर चिपकाए गए और व्याख्यानमाला आयोजित की गई। कई विश्वविद्यालय में तो ऐसी गतिविधियों में केवल विद्यार्थी नहीं अपितु अध्यापक और आप देखिए प्रशासन और प्रबंधन भी सम्मिलित रहे। इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद से ही पश्चिमी देशों के कई विश्वविद्यालय में यहूदियों के प्रति द्वेष, आक्रोश और घृणा का माहौल देखने को मिल रहा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में तो छात्रों की भीड़ ने एक इजरायली छात्र को घेरकर शर्म करो का नारा बुलंद किया। वहीं कुछ एक पोस्टरों में यहूदियों का पीछा करने और उनका गला रेतने तक का आह्वान किया गया है। और आखिर शैक्षिक परिसरों में यहूदियों के प्रति इतनी नफरत क्यों? क्या यह इजराइल द्वारा हमास के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध की तत्कालिक प्रक्रिया भर है? कथित तौर पर उदारवादी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध मानी जाने वाली पश्चिमी संस्थाएं एकाएक यहूदी विरोधी भावना की सक्रियता का केंद्र कैसे बन गई? कुछ शिक्षाविदों का मानना है कि बीते कई दशकों में से अमेरिकी विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अध्ययन विभागों एवं सामाजिक सिद्धांत कार्यक्रम में इजराइल और अमेरिका विरोधी दृष्टिकोण पनप रहा है। सुनियोजित तरीके से इन विभागों और कार्यक्रमों के माध्यम से इजरायलियों को अमानवीय बताने और इजराइल को श्वेत और औपनिवेशिक सत्ता केंद्र के रूप में प्रचारित करने का अभियान आप देखते हैं कि छेड़ा गया है। इस
इजरायल विरोधी विमर्श से आखिर पश्चिम के विश्वविद्यालय प्रशासन आंखें क्यों मूंदे हुए हैं? इसका सही उत्तर एक गैर लाभकारी शोध एवं अनुसंधान के नेटवर्क कंटेगियर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पाया जा सकता है। इस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 200 अमेरिकी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को विदेशी सरकारों से लगभग 13 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। सभी दानदाताओं की जानकारी छिपाई गई। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 तक उच्च शिक्षा के जिन अमेरिकी संस्थानों ने पश्चिम एशियाई देशों के साथ के दाताओं से धन स्वीकार किया है, वहीं आप देखते हैं कि अन्य संस्थानों की तुलना में 300% अधिक यहूदी विरोधी घटनाएं हुई हैं। इन विश्वविद्यालयों को गुप्त फंडिंग करने वाली ताकतों और वहां होने वाली यहूदी विरोधी गतिविधियों के अंतर संबंधों का अनुमान इसी आधार पर लगाया जा सकता है कि उनका सबसे बड़ा विदेशी दानदाता वह कतर है, जो आतंकी संगठन हमास को भी आप देखिए धन प्रदान करता है। आशंका है कि यूरोप और अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालय पश्चिम एशिया से मिलने वाली फंडिंग बनाए रखने के लिए ऐसे विचारों, कार्यक्रमों, गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं जो उन देशों की धार्मिक संवेदनाओं और सरकारों को तुष्टीकरण में सहायक हो। कुछ जानकारों के अनुसार कतर और ऐसे ही अन्य देशों से घोषित अघोषित तरीकों से धन प्राप्त करना ही यहूदियों के विरोध का एकमात्र कारण नहीं है। ऐसे कार्यक्रमों एवं विरोधों प्रदर्शनों के लिए भारतीय शैक्षिक संस्थानों में एक नया नाम ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी का जुड़ गया। 1 नवंबर को आप देखिए इस विश्वविद्यालय में आप देखेंगे द हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल ऑफ फलस्तीनी प्रेजेंट नामक एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, और जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति विज्ञान के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने मुख्य वक्ता के रूप में यहूदी एवं सनातन विरोधी टिप्पणियों की तथा भारतीय सेना, हिंदू धर्म, भारत सरकार की आलोचना करते हुए हमास के समर्थन में तर्क प्रस्तुत किए गए। हद तो तब हो गई जब उन्होंने आत्मघाती हमले की लगभग पैरवी करते हुए मानव बम के विस्फोट को स्वयं के सबसे बड़े बलिदान के रूप में रेखांकित किया। इसी विश्वविद्यालय आप देखते हैं कि में कारगर 2 महिला प्रोफेसर भी हमास का समर्थन कर चुकी हैं। एक और जहां इन कथित उदारपंथियों को हमास जैसे आतंकी संगठनों के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में कुछ भी अनैतिक एवं आपत्तिजनक नहीं लगता, वहीं उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में श्री राम के नाम, जय घोष और अन्य सनातन प्रतीकों, परंपराओं के पालन पर घोर आपत्ति। यह चिंता की बात यह है कि हाल के समय में हिंदुत्व के प्रति अनुदार रवैया कई अमेरिकी यूरोपीय शैक्षिक संस्थानों में देखने को मिली है। बहुत दिनों नहीं हुए जब अमेरिका में डिसमेंटल ग्लोबल हिंदुत्व नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और जिसमें अमेरिका और यूरोप के तमाम शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। किसी से छिपा नहीं कि अमेरिका में किस तरह हिंदू फोबिया बढ़ रहा है। लेखक, शिक्षाविद और सामाजिक संस्था के शिक्षा सोपान के संस्थापक है, इनका नाम प्रणव कुमार, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। प्राथमिकता, जीवन में हमें तमाम कार्यों को संपादित करना होता है, लेकिन फिर उन्हें पूर्ण करने में दुविधा से भी दो चार होना पड़ता है। ये भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख सकते हैं आप। ये खालिस्तानियों की करतूत जो आप देख रहे हैं, अभी उनका चल ही रहा है विरोध प्रदर्शन, शिकायतों करने का। मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम से लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। झारखंड में आप देखें, नागरिकों का बदलता सोच सराहनीय है। हाल ही में मनाए गए पर्वों की पूरी श्रृंखला में स्वदेश उत्पादों की खरीद में नए कीर्तिमान बनाए हैं। देशवासियों की सजगता से उत्सवीय परिवेश में अपने देश के हुनरमंद नागरिकों के श्रम को सम्मान देने की सोच स्पष्ट दिखी। सजावट से लेकर कपड़े, आभूषण, मिठाइयाँ, कई अन्य सामान खरीदते हुए अपने देश में बनी चीज़ों को न केवल प्राथमिकता दी गई बल्कि बढ़ चढ़कर खरीदारी भी की गई। वोकल फॉर लोकल की सोच का प्रभावी ढंग से धरातल पर उतरना देश की अर्थव्यवस्था को बल देने वाला साबित हुआ है। स्वदेशी सामानों की धूम ने कभी चीनी उत्पादों से पट्टे रहने वाले बाजारों की तस्वीर पूरी तरह बदलते हुए नागरिकों के अपने देश से जुड़ाव को भी सामने रखा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार इस वर्ष त्योहारी सीजन में देश भर के बाजारों में आप देखिए 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ है। खरीदारी का यह आंकड़ा अपनेपन में एक रिकॉर्ड है। रेखांकित करने योग्य पहलू यह है कि देशवासियों में भारतीय वस्तुओं को खरीदने का खूब उत्साह दिखा। पहले आप देखिए पर्वों की श्रृंखला पर चीनी वस्तुओं को हमारे देश का लगभग 70% बाजार मिल जाता था। इस वर्ष ऐसा न होने से पड़ोसी देश चीन को करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के व्यापार में की हानि हुई है। स्वदेश को अपनाने की सोच देश के लिए संजीवनी के समान है, और दूर दराज के गांवों से लेकर आप देखिए महानगरों तक कई श्रमशील कारीगर हमेशा से ही इन उत्पादों को बनाते थे, लेकिन विज्ञापनों की चमक धमक और बाजारीकरण के चलते भारतीय स्वदेशी सामानों से दूर होते गए। बाजार में ऐसे सामानों की मांग में कमी के कारण न केवल बहुत सी कलाएं
लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई, बल्कि कलात्मक उत्पादों को बनाने वाले कारीगरों को बेरोजगारी का दंश भी झेलना पड़ा। ऐसे में देशवासियों का स्वदेशी सामानों को प्राथमिकता देने कई पहलुओं पर सुखद बदलाव की वानगी है। और लंबे समय से चले आ रहे वोकल फॉर लोकल की मुहिम के कारण हालिया वर्षों में स्वदेशी सामानों की गुणवत्ता भी बढ़ी है। तकनीकी तरक्की के चलते बहुत से शिल्पकार स्थानीय बाजार के साथ ही आप देखिए ऑनलाइन बाजार में भी अपनी उपस्थिति रखते हैं। नागरिक अपने देश के किसी दूसरे हिस्से की कलात्मक चीज़ें आसानी आसानी मंगवा सकते हैं। ऐसे में अब कोई कारण नहीं बचता है कि स्थानीय उत्पादों के विदेशी विकल्प तलाशे जाएं। जरूरत है तो बस भारत निर्मित उत्पाद खरीदने की सोच को बदल लेने की। और नागरिकों का यही सोच बड़ी आबादी वाले हमारे देश में रोजगार, कला, श्रम के सम्मान और सामाजिक आर्थिक समानता से जुड़े हर पक्ष पर बुनियादी बदलाव ला सकता है। ये छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, ये भी देख सकते हैं। नई ऊंचाई पर आप देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध। पिछले दिनों रणनीतिक संबंधों को गहराने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया ने दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की। इसमें दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष शिक्षा और लोगों से लोगों के बीच रिश्ते सहित बहुआयामी भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को गहरा करने पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। एक मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी न सिर्फ दोनों के लिए बल्कि हिंद प्रशांत की समग्र सुरक्षा के लिए भी अच्छी होगी। ये 2+2 वार्ता में आप देखिए विदेश मंत्री और आपके रक्षा मंत्री भाग लेते हैं। चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का मिलता साथ भी हमारे लिए जरूरी है। नेताजी की चेतना खरी खरी तंद कसा जाता है। धरने की राजनीति या राजनीति के धरने, ये पंजाब में किसान आप देख रहे हैं जो कर रहे हैं। बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं, कई राजमार्गों पर गति नियंत्रित करने के लिए मीटर लगाए गए हैं और वाहनों की गति की सीमा भी लिखी गई। इसके बावजूद सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। और हम लोग भी आप देखते हैं जागरूकता की कमी भी है और हमारी भी गलती रहती है। हमसे नियम पालन करने के लिए कहा जाता है लेकिन हम कहाँ करते हैं। उद्योगों के लिए दुर्लभ खनिज जुटाने में लगी सरकार। सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक उद्योगों में आत्मनिर्भर बनने के लिए इन खनिजों की जरूरत है। और आज खनन मंत्रालय की विदेशी राजदूत और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विशेष बैठक में से मिले सुझावों को सरकार प्रस्तावित राष्ट्रीय दुर्लभ खनिज नीति में कर सकती है शामिल। ये क्या होते हैं दुर्लभ खनिज? तो अगस्त 2023 में खनिज मंत्रालय की तरफ से गठित समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 30 खनिजों को दुर्लभ खनिज घोषित किया था। इन्हें रणनीतिक खनिज भी कहा जाता है। एंटीमोनी हो गया, बेरिलियम हो गया, बिस्मथ हो गया, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हाफनियम, इंडेमियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकल, पीजीई, फास्फोरस, आरईडी, रेनियम, सिलिकॉन और स्टोर्निटियम, टेंटालम, टेलुरियम, टिन, टाइटेनियम, वानाडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम इसमें शामिल है। एसएंडपी ने भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर आप देखिए 6.4% कर दिया। अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि दूर होती दिख रही उच्च खाद्य महंगाई तथा कमजोर निर्यात से उत्पन्न बाधा है। 2024-25 के लिए वृद्धि अनुमान को घटाकर 6.69% घटाकर 6.9% से घटाकर 6.4% किया। 15 करोड़ तक पहुंच सकती है घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या। वैश्विक बाजार में 6 महीने के उच्च स्तर पर सोना। पहले 9 माह में सौर ऊर्जा स्थापना क्षमता 47% घटी। कैनरा बैंक ने शुरू किया व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल। जनवरी से महंगे हो जाएंगे टाटा मारुति आईडी के वाहन। रेमंड के सीएमडी ने कहा कि सुचारू रूप से चल रहा है कंपनी का काज। ग्रामीण कारोबारों की हिस्सेदारी बढ़ाएगी मोहंती। भारत में 1.5 अरब डॉलर का निवेश करेगी फॉक्सकॉन, ताइवान की कंपनी है ना ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के लिए चुने गए हैं भारतवंशी दवे शर्मा। अब दुनिया भर में भारतीय रहने लगे हैं तो ये सब देख रहे हैं। मलेशिया भी थाईलैंड व श्रीलंका की तरह भारतीयों को देगा मुफ्त वीजा। 1 दिसंबर से 30 दिन के लिए सुरक्षा स्क्रीनिंग के बाद मिलेगी ये सुरक्षा। ये भारतीयों की मौजूदगी वाला टैंकर हुआ मुक्त। यमन के अदन बंदरगाह पर देखिए हो गया था ना शिकार। पेरिस की मेयर ने इंटरनेट मीडिया एक्स को बताया वैश्विक सीवर। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने खेल मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। ये मेटा पर बच्चों का डाटा चोरी का आरोप लग रहा है। फेसबुक है ना वही उसी की बात हो रही। नेपाल के लुम्बिनी प्रांत में भारतीय सहायता से बने 2 स्कूल भवनों का उद्घाटन की बात हो रही।
ए नेपाल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। न्यूजीलैंड की राजनीति में करवट, नए पीएम बने क्रिस्टोफर लक्सन। कॉरपोरेट जगत के अनुभवी क्रिस्टोफर लक्सन की नेशनल पार्टी को मिला जनता का समर्थन। सेंटर राइट विचारधारा वाली पार्टी ने कंजर्वेटिव पार्टी एससीटी व अन्य के साथ किया गठबंधन है। ये आप देखें खेल का क्षेत्र है। पाकिस्तान में 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाना भारतीय टीम के लिए नामुमकिन है। एशिया की कप की तरह हाइब्रिड मॉडल में हो सकता है आयोजन। भड़ौनी के शतक के बावजूद दिल्ली को मिली ये आप देखिए विजय हजारे ट्रॉफी में। इटली बना डेविस कप विजेता। उड़ीसा करेगी मेजबानी। अल्टीमेट खो खो दूसरे संस्करण के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये आप देखिए टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होकर 13 जनवरी तक चलेगा। इसका आयोजन उड़ीसा के कटक शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। फेडा और लक्ष्य सेन हटे से बैडमिंटन खिलाड़ी सैयद मोदी इंटरनेशनल से अपना नाम वापस ले लिया इन्होंने। शीतलवनी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पैरा तीरंदाजी शीतल देवी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी है। उन्हें एशिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की ट्रॉफी प्रदान की गई है। साउदर्न सुपर स्टार्स ने टाइगर्स को हराकर दर्ज की पहली जीत। आप देखें जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में खेले जा रहे लीजेंड लीग क्रिकेट में रियल मैड्रिड की जीत में चमके रोड्रिगो। अदिति ने एलईडी खिताब जीता। ये भारत की स्टार गोल्फर अदिति अशोक के अंतिम दौर में भोगी रहित प्रदर्शन करते हुए एंडालूसिया कोस्टा डेल सेल ओपन डी एस्पना टूर्नामेंट जीता। मित्र शक्ति अभ्यास में भारतीय श्रीलंका सेना ने भाग लिया। ये आप देखें ये पुणे में सैन्य कॉलेज में संयुक्त रूप से सामरिक अभ्यास किया गया ना। ये 9वां संस्करण है। इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार न्यूजीलैंड में महिलाओं ने आम चुनाव में मतदान किया। ये आप देखिए 1893 में आई न्यूजीलैंड में आम चुनाव में पहली बार महिलाओं को ने मतदान किया। यह चुनाव अधिनियम 1893 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड ग्लासगो द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के 10 सप्ताह बाद हुआ था। इसी के साथ न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने रिचर्ड बेर्ड। 1929 में आज ही अमेरिका के रिचर्ड दक्षिणी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने अपनी टीम के साथ अपने बेस रास आइस सेल्फ से ध्रुवों पर उड़ान भरी और आप देखिए 18 घंटे 41 मिनट में वापस आए थे। रिचर्ड ने प्रथम विश्व युद्ध में पायलट के रूप में काम भी किया था। जयपुर फुट से डॉक्टर सेठी ने आसान किया दिव्यांगों का जीवन। प्रमोद करण सेठी का जन्म 1927 में आज ही वाराणसी में हुआ था। कैरियर की शुरुआत 1954 में जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सर्जरी लेक्चरर के रूप में की थी। यह दिव्यांग ग्रामीण मरीजों का इलाज करते हुए उन्हें सस्ता जलरोधक और टिकाऊ कृत्रिम पैर की आवश्यकता महसूस हुई और जिसका उपयोग असमतल खेतों में चलने के लिए किया जा सके। और 1969 में जयपुर फुट के नाम से इसी तरह का कृत्रिम पैर विकसित कर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। 1981 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। आयरिश लेखक लिंच की पुस्तक प्राफेट सांग ने जीता प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार। आप देखिए पिछले साल के विजेता सिहान करुणा तिलका ने लंदन में दी ट्रॉफी। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू की वेस्टर्न लेन भी दौड़ में थी। इसमें फिल्म समीक्षक से साहित्य जन तक का सफर, लयबद्ध तरीके से पाठकों तक विषय वस्तु पहुंचाने के लिए ख्यात है आयरिश लेखक। इससे पहले भी प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते और कई में नामित भी रहे पाल। ये दमकती मूंगा चट्टानें वैश्विक पर्यावरण फोटोग्राफी प्रतियोगिता में रिकवरिंग नेचर नामक मूल्य की चट्टानों की श्रेणी की तस्वीर आपको देखने को। यादों को सजो, इसे अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं बैक्टीरिया। अनुसंधान कह रहा है जलवायु परिवर्तन से मस्तिष्क में बदलाव, मस्तिष्क का विकास सोचने और निर्णय लेने की क्षमता हो सकती है प्रभावित। इन परिवर्तनों को समझ कर किए जा सकते हैं निरोधात्मक उपाय। एक सैंडविच के लिए देना पड़ा 1.65 लाख रुपए जुर्माना। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन एयरपोर्ट में एक महिला की छोटी सी लापरवाही बड़ी महंगी पड़ी। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रही 77 वर्षीय जोन आर्मस्ट्रांग ने ब्रिस्बेन में की उड़ान में चलते
चढ़ने से पहले क्राइस्टचर्च एयरपोर्ट पर एक चिकन सैंडविच खरीदा। उड़ान के दौरान वह सो गई और विस्बेन पहुंचे पर सीमा शुल्क घोषणा पत्र में सैंडविच का उल्लेख करना भूल गई और सीमा शुल्क सुरक्षा जांच में उनके बैग से सैंडविच निकाला तो उन पर 3,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं।